Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear student and viewer, we are discussing the second chapter of class 10th and second year homeostasis. Today we will continue this topic. Furthermore, we have studied in the previous session about the role of kidney in homeostasis. तो उस लेक्चर में हमने देखा था कि किडनी होम्योस्टेसिस में दो इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है और वो हैं नंबर 1 जो है वो क्या है जी, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, जिनका बॉडी से रिमूव होना बहुत ही लाजमी होता है। तो किडनी क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के दौरान बनने वाले मेटाबॉलिक जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होती हैं उनको क्या करता है, बॉडी से रिमूव करता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जी, एक्सक्रीशन। सेकंड जो इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन मैंने आपको बताया था वो क्या है जी, ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन ये कैसे करता है, किडनी जो है ये हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं इंक्लूडिंग जो ब्लड और बाकी जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, ये उनके अंदर सॉल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को क्या रखता है जी, मेंटेन रखता है। और हमें पता है कि बॉडी के अंदर बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं जैसा कि ब्लड और बाकी जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर ऑप्टिमम लेवल में वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन का बरकरार रहना ये क्या कहलाता है, ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। तो आज उसी एक टॉपिक को हम स्टडी करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। असल में यूरिन जो है ये एक्सक्रीशन है। यूरिन के अंदर हमारे पास बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, सॉल्ट्स जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होते हैं ऑस्मोरेगुलेशन के दौरान, बहुत सारे वाटर और इस तरह के बहुत सारे जो आयंस होते हैं, एसिड वगैरह, वो क्या होते हैं जी, बॉडी से रिमूव होते हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन जो है क्लास 10th और सेकंड ईयर में ये टॉपिक है, प्रोसेस ऑफ यूरिन फार्मेशन। ये जो यूरिन फार्मेशन है इस प्रोसेस को हम 3 सब प्रोसेस के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो हमारे पास क्या है जी, प्रेशर फिल्ट्रेशन। सेकंड वन जो है हमारे पास वो क्या है जी, रीएब्जॉर्प्शन। और थर्ड वन हमारे पास क्या है जी, सिक्रीशन। इन 3 स्टेप में हम क्या करेंगे जी, इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास वी आर स्टडीइंग द एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ किडनी। एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी होम्योस्टेसिस में इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एज ए ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स। तो एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स किडनी क्या करता है जी, किसको फॉर्म करता है, फॉर्म करता है, बनाता है क्या चीज़ जी, यूरिन। और इस यूरिन की रिमूवल की वजह से ये क्या करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है। ये बॉडी से बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करता है जी, रिमूव करता है। तो यूरिन जो है, यूरिन हमारे पास अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों का ये क्या होता है जी, सम होता है। बहुत सारे एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होते हैं, वाटर होता है, यूरिया होता है और बाकी ठीक है नाइट्रोजनियस मेटाबॉलिक वेस्ट इसके अंदर शामिल होते हैं। असल में जो यूरिन है ये सोर्स है किसका, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जितने भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करने का ये ज़रिया है, या ये एक मीडियम है जिस एक्सक्रीटरी मीडियम भी हम कह सकते हैं,
जो अपने साथ बहुत ज़्यादा जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करता है, और इन हार्मफुल सब्सटेंसेस के सीवियर जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो शदीद मुज़िर असरात होते हैं, उनसे हमारे बॉडी को क्या करता है जी, महफूज रखता है। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप को, प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन कहते हैं निथारना जो है, और प्रेशर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो फिल्ट्रेशन होती है ये ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। ब्लड जब बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ क्या होता है जी, फिल्टर होता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस, सो इट इज़ कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो किडनी अगर हम देखें, किडनी किसका बने होते हैं, उस दिन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसके क्या हैं जी, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं। अब नेफ्रॉन के दो यूनिट हैं, स्ट्रक्चर की बुनियाद पे इसको दो यूनिट के अंदर तकसीम किया जाता है। एक हमारे पास क्या है जी, रीनल कॉर्पस्कल्स, जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। और सेकंड वन हमारे पास क्या है जी, रीनल ट्यूब्यूल्स। ये ऐसी नालियाँ होती हैं, मैंने आपको बताया था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती है, यू शेप की जो है वो लोप ऑफ एनले होती है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये जो होती हैं ये क्या करती हैं जी, ये वाला जो है ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, और ये जो है ये क्या करता है जी, रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है। मींस ये एक्सक्रीशन, ये वाला जो पार्ट है ये एक्सक्रीटरी है, और ये क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। तो रीनल कॉर्पस्कल की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, ग्लोमेरुलस जो है ये क्या है जी, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है जी, खून के इंतहाई बारीक रगों का एक क्या होता है, जाल होता है। अब प्रेशर कहाँ से आता है, रीनल जो आर्टरी होती है ये क्या होती है जी, किडनी के अंदर दाखिल होती है, ठीक है, और ये डिवाइड होती है इनटू स्मॉलर ब्लड वेसल्स, जिनको हम क्या कहते हैं जी, आर्ट्रियोल। और फिर आर्ट्रियोल जो होते हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू ब्लड कैपिलरीज, जिसको हम क्या कहते हैं जी, ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब जो ग्लोमेरुलस होता है ये चूँकि इंतहाई बारीक ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिनकी वाल क्या होती हैं जी, थिन होती हैं और पोरस होती हैं। अब जब ब्लड जो है जब ये रीनल आर्टरीज के ज़रिए आर्ट्रियोल से होते हुए इन कैपिलरी यानी ग्लोमेरुलस तक पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और इस प्रेशर की वजह से जितने भी स्मॉलर जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि वाटर के मालिक्यूल, इसी तरह ग्लूकोज, यूरिया, बाकी सॉल्ट्स वगैरह जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है जी, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज हैं, जिनको हम क्या कहते हैं जी, ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो अब इसमें से होता क्या है कि वाटर, हमारे पास ग्लूकोज, यूरिया और बाकी जो सॉल्ट्स होते हैं वो इन ग्लोमेरुलस के जो पोर्स होते हैं, जब ये प्रेशर के साथ ग्लोमेरुलस की जो ब्लड जो कैपिलरीज है उनकी वॉल के साथ टकराता है, तो यहाँ से स्मॉलर साइज़ के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्लोमेरुलस की जो पोर्स होते हैं उनको पास आउट करते हैं, और यहाँ से नीचे एक हमारे पास क्या है जी, कप शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोमिन कैप्सूल कहते हैं। उसके अंदर ये सारे के सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं जी, गैदर हो जाती हैं, इसको बोमिन कैप्सूल कहते हैं। और ये जो फिल्ट्रेट जो कि ग्लोमेरुलस के पोर से गुज़रता है इसको हम बोलते हैं जी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, वाटर सारा का सारा होता है जो कि इजीली पास आउट होता है फ्रॉम द पोर्स ऑफ द कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज होती हैं उनके पोर्स से ये इजीली क्या होता है जी, पास आउट हो जाता है। ग्लूकोज भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी तरह हमारे पास सॉल्ट्स और यूरिया वगैरह, ये सारे के सारी चीज़ें एक कलेक्टिंग
कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाती हैं, गैदर हो जाती हैं, जिसको हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस जो है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये इसके अंदर जब रीनल आर्टरी किडनी में एंटर होती है तो ये डिवाइड और रीडिवाइड होती है इनटू स्मॉलर ब्लड वेसल्स विच आर कॉल्ड रीनल आर्ट्रियोल्स। और जो रीनल आर्ट्रियोल्स होते हैं जब ये नेफ्रॉन में एंटर होते हैं तो ये फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी विच आर कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस इज ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है जी, फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन कैसे होती है? ड्यू टू द ब्लड प्रेशर। जब ब्लड हमारा जो खून है ये ग्लोमेरुलस की जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनकी वॉल के साथ एक फोर्स के साथ टकराता है जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसकी वजह से जितने भी स्मॉलर साइज़ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक वाटर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, या इस तरह के जितनी भी जो स्मॉलर साइज़ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस प्रेशर के साथ इससे क्या होते हैं जी, फिल्टर होते हैं और किस में गैदर होते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर में गैदर होते हैं जिसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। अब हर वो चीज़ जो कि ग्लोमेरुलस की जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके पोर्स से गुजर कर बोमेन कैप्सूल में गैदर होती है उसको हम क्या कहते हैं जी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अगर आपसे कोई पूछे कि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है तो आपने बताना है कि एनीथिंग which can be filter out, which can pass through the pores of the glomerulus and gather in a cup-like structure, Bowman capsule is called glomerular filtrate। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं? इसके अंदर वाटर है, ग्लूकोज है, इसके अलावा अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, यूरिक एसिड है, यूरिया है, सॉल्ट्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये किधर गैदर हो जाती हैं, बोमेन कैप्सूल में। और ये जो है हमारे पास ये क्या कहलाता है जी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, फिल्ट्रेशन। तो आपको पता है फिल्टर करना कि किसी भी लिक्विड में से किसी भी सॉलिड चीज़ में से या लिक्विड में से सॉलिड चीज़ को अलग करना, तो ये फिल्ट्रेशन है। अब होता क्या है कि जो ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, और जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं ब्लड के अंदर, जो डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं प्लाज्मा के अंदर, वो क्या हो जाती हैं, वो लार्जर साइज़ की होती हैं, वो इन पोर से पास आउट नहीं होती, तो वो यहीं पे स्टिक हो जाती हैं। तो इस तरह जो ब्लड सेल्स और जो लार्जर प्रोटीन्स होती हैं वो ब्लड के अंदर रहती हैं, और बाकी जितना भी मतलब स्मॉलर साइज़ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं जी, इन पोर्स को क्या करते हैं जी, पास होते हैं इनसे, और एक कप लाइक स्ट्रक्चर बोमेन कैप्सूल में आकर क्या हो जाते हैं जी, जमा हो जाते हैं। तो इस तरह फिल्ट्रेशन होती है। मकसद क्या होता है इसका कि जितने भी हमारे पास जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, हाइपोरिक एसिड है, इनको हम क्या कर सकें, ब्लड से निकाल सकें, क्योंकि इनकी प्रेजेंस ब्लड के अंदर ज़्यादा मकदार में जो है वो हमारे बॉडी की जो फंक्शनिंग है उनके लिए ये ज़्यादा नुकसानदेह है। तो अब इसको प्रेशर क्यों कहते हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो फिल्ट्रेशन होती है इट इज़ ड्यू टू द प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है असल में ये नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, नेफ्रॉन के अंदर ब्लड कैपिलरीज का जो जाल होता है वो क्या कहलाता है जी, ग्लोमेरुलस कहलाता है। अब ये बनता कैसे है कि रीनल आर्टरी इंटर होती है किडनी के अंदर, ये डिवाइड और रीडिवाइड होकर रीनल आर्ट्रियोल्स बनाती है, और रीनल आर्ट्रियोल्स जब नेफ्रॉन के अंदर इंटर होते हैं तो ये क्या बना लेते हैं जी, नेटवर्क ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिलरीज, जिनको हम क्या कहते हैं जी, ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब इस जब ब्लड प्रेशर के साथ ग्लोमेरुलस की वॉल के साथ टकराता है तो इसमें से जितने भी स्मॉलर साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं जी, सॉर्ट आउट होकर, वहाँ से पास आउट होकर उनके नीचे एक हलाल नमा क्रिसेंट लाइक स्ट्रक्चर है, कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं जी बोमेन कैप्सूल। ये इसके अंदर क्या हो जाता है, आकर गैदर हो जाता है। अब हर वो चीज़ जो ग्लोमेरुलस से पास आउट होके बोमेन कैप्सूल में जमा होती है उसको हम क्या कहते हैं जी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। और ये वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड, इन तमाम के तमाम चीज़ों का क्या होता है जी, सम
होता है। और जो ब्लड सेल्स होते हैं ये लार्जर साइज़ के होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन जो होती हैं ये सारी के सारी जो होती हैं ये ग्लोमेरुलस में ही क्या होती हैं जी, स्टिक हो जाती हैं, और यूँ हमारा पास जो है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है। प्रेशर फिल्ट्रेशन मीन्स दिस फिल्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ ड्यू टू द ब्लड प्रेशर, खून के दबाव की वजह से होता है, इसलिए हम इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमने देखा यूरिन कैसे बनता है। तो पहला जो स्टेप है यूरिन, सबसे पहले यूरिन है क्या है, यूरिन एक मीडियम है जो बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने, यानी एक्सक्रीशन मीडियम भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं वो बॉडी से क्या होते हैं जी, रिमूव होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि रीनल जो आर्टरी है वो किडनी के अंदर दाखिल होती है, ये डिवाइड और रीडिवाइड होती है इनटू स्मॉलर ब्लड वेसल्स विच आर कॉल्ड रीनल आर्ट्रियोल्स। When these renal arterioles enter in the nephron is the structural and functional unit of kidney. They divide and redivide into network of capillary which is called glomerulus. अब glomerulus के अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो कैपिलरीज होती हैं उनका डायमीटर कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, और इस प्रेशर की वजह से जितने भी मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या हो जाते हैं जी, पास आउट हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, प्रेशर फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है जी वो है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं एनीथिंग during the process of pressure filtration, anything which can pass through the pores of the glomerulus and gather in the Bowman capsule is called glomerular filtrate। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसा कि वाटर होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अब जी रीएब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे पास नेफ्रॉन के दो स्ट्रक्चरल और यूनिट्स हैं, एक आपके पास ग्लोमेरुलस है, रीनल कॉर्पस्कल्स है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, और दूसरा जो यूनिट है हमारे पास वो है जी रीनल ट्यूब्यूल्स। अब आपने ज़रा गौर से इसको देखना है कि रीएब्जॉर्प्शन होती क्या है। रीएब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि फिल्ट्रेशन के दौरान हमारे पास क्या बना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थीं, जैसा कि वाटर था, इसके अलावा यूरिया था, इसके अलावा हमारे पास क्या है जी, दूसरे नाइट्रोजनियस वेस्ट जैसा कि यूरिक एसिड है, हाइपोरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, ये सारी चीज़ें हैं, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, तो ये सारी की सारी चीज़ें, बाज़ जो होते हैं अमाइनो एसिड्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अब जो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं दिस इज़ द रीनल कॉर्पस्कल्स। इसके दो पार्ट्स हैं, मैंने आपको बताया है, एक को ग्लोमेरुलस कहते हैं जो कि क्या है जी, नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। इसके नीचे जो एक क्रिसेंट शेप का स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं जी, बोमेन कैप्सूल कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन प्रेशर ऑफ ब्लड के ज़रिए जितने भी यहाँ से वाटर के मालिक्यूल हैं, यूरिया है, दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये गुजर कर किधर जमा हो जाते हैं जी, बोमेन कैप्सूल में जमा हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं जी ये क्या है जी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब यहाँ से आगे नेफ्रॉन का दूसरा स्ट्रक्चरल पार्ट शुरू होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, रीनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। उसमें क्या है जी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, पहली है, फिर दरमियान में हमारे पास यू शेप की एक ट्यूब है जिसको लोब ऑफ एनले कहते हैं, और फिर हमारे पास क्या है जी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। कन्वोल्यूटेड का मतलब है बल खाई हुई, फर्स्ट कन्वोल्यूटेड भी कहते हैं इसको, सेकंड कन्वोल्यूटेड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है ये बोमेन कैप्सूल के साथ अटैच है, तो अटैच वाले पार्ट को हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। जैसा कि देखो दिस इज़ माई आर्म्स, तो इसका ये वाला जो पार्ट जो शोल्डर के साथ जुड़ा हुआ है इसको हम प्रॉक्सिमल एंड कहेंगे, और ये जो उसका फ्री पार्ट है जो हैंड्स हैं इसको हम क्या कहेंगे, ये डिस्टल है।
तो इसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, इसको हम इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं बिकॉज इट इज़ अटैच टू द बोमेन कैप्सूल। और इसको हम क्या बोलते हैं जी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। दरमियान में जो यू शेप की है इसको हम क्या बोलते हैं जी, लोप ऑफ हेनले। अब ये जो पार्ट है हमारे पास नेफ्रॉन का, यहाँ से लेकर क्या है जी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लोप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये सारा का सारा पार्ट क्या कहलाता है जी, रीनल ट्यूब्यूल कहलाता है। और इसका एक ही काम है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, री एब्जॉर्प्शन। और री एब्जॉर्प्शन असल में होती क्या है, ये सिलेक्टिव होती है, किसके लिए होती है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। जितने जितने सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब होना है होम्योस्टेसिस के लिए वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। जितना वाटर ने एब्जॉर्ब होना है उतना वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। और यूँ ऑस्मो रेगुलेशन में ये रीनल ट्यूब्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं। तो जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल्स में से पास आउट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, जिसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं, इसमें बहुत सारी कीमती चीज़ें जो होती हैं, वो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें जो होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जैसा कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, ये जितनी भी सॉल्ट्स वगैरह हैं ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर लोप ऑफ जो हेनले है, लोप ऑफ हेनले में ज़्यादातर सॉल्ट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है इसमें मोस्टली जो वाटर होता है वो क्या होता है जी, एब्जॉर्ब होता है। तो अगर आप इसको डिफ़ाइन कैसे करोगे कि व्हाट इज़ री एब्जॉर्प्शन, तो देखो प्रेशर फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन का काम सिर्फ और सिर्फ रीनल कॉर्पस्कल करता है। उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर की वजह से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो ब्लड से रिमूव हो जाते हैं। फिर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीनल ट्यूब्यूल में से पास आउट होता है तो डिफरेंट ट्यूब्यूल्स के अंदर डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं, जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं, बॉडी की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए जो चीज़ें होती हैं वो इन रीनल ट्यूब्यूल में से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। रीअब्जॉर्ब का मतलब है दे एंटर द ब्लड अगेन, वो दोबारा से खून के अंदर शामिल हो जाती हैं। जैसा कि ग्लूकोज है तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड वगैरह ये क्या हो जाते हैं जी, ब्लड के अंदर स्केल्स गिल ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ये शामिल हो जाती हैं। सॉल्ट्स जो होते हैं ये किधर हो जाते हैं, लोप ऑफ हेनले में। मतलब ये जो होती है ना, ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जितनी अमाउंट में सॉल्ट्स और वाटर की बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है होम्योस्टेसिस के लिए, उतने ही साल्ट और वाटर क्या होते हैं जी, रीअब्जॉर्ब होते हैं। इसी तरह लास्ट जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जिसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर मोस्टली जो वाटर है वो क्या होता है जी, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी चीज़ों का दोबारा खून के अंदर शामिल होना ये क्या कहलाता है जी, रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब ये होती कैसे है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल से पास आउट होता है, ठीक है, डिफरेंट रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जाता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। फिर लोप ऑफ हेनले में जाता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। और लास्ट में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यूँ जितनी भी बॉडी की रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें होती हैं ऑस्मो रेगुलेटरी बैलेंस के लिए, वो उतनी चीज़ें क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसको हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। लास्ट जो स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का वो है जी ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ये भी बहुत ही आसान है। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का मतलब क्या है कि जब रीनल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट सिक्रीशन का मतलब है कि बहुत सारी जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो क्या होता है, जब रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है रीनल ट्यूब्यूल में से, जब ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट होता है वो रीनल ट्यूब्यूल में से जब पास होता है तो इस दौरान ब्लड वेसल से बहुत सारी जो नाइट्रोजनस चीज़ें होती हैं, जैसा कि बहुत सारे जो आयंस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, इस तरह की जो बेकार चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं जी, ब्लड से क्या होती हैं, एंटर होकर इन रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या हो जाती हैं, दोबारा से आ जाती हैं, सिक्रीट होती हैं। इनको क्या कहा जाता है जी, सिक्रीशंस कहा जाता है। तो इस तरह
जो बहुत सारे एक्स्ट्रा साल्ट्स होते हैं, यूरिया होता है या जो चीज़ ब्लड के अंदर रह जाती है, वो दोबारा से क्या होती है, इस रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, इन रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर ब्लड से दोबारा क्या हो जाती है जी, शामिल हो जाती है। इसको क्या कहते हैं जी, सिक्रीशंस। सिक्रीशन क्या होती है कि जब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो सर्कुलेट हो रहा होता है, वो पास आउट हो रहा होता है रीनल ट्यूब्यूल में, तो उस दौरान जो इर्द गिर्द के जो ब्लड वेसल का जो नेटवर्क होता है, जो वहाँ से बहुत सारी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होती हैं जैसा कि आयरन, साल्ट्स, एसिड वगैरह, वो क्या होते हैं ब्लड के अंदर, उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर, यूरिन के अंदर शामिल हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब जो चीज़ यहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक आकर बन जाती है, वो क्या होती है, इसमें से सारे के सारे जो कीमती चीज़ें, साल्ट्स, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वो क्या हो चुकी हैं, रीअब्जॉर्ब हो चुकी हैं। ब्लड से एक्स्ट्रा चीज़ें भी सिक्रीट हो चुकी हैं, आयंस, एसिड वगैरह। तो अब ये जो चीज़ बनी, इसको हम क्या बोलते हैं जी, ये हमारे पास क्या है, यूरिन है। ये यूरिन किधर जमा होगी, फिर रीनल पेल्विस, और रीनल कलेक्टिंग नेफ्रॉन की कनेक्टिंग डक्ट कलेक्टिंग से रीनल पेल्विस में जमा होगी, और फिर यहाँ से यूरेटर के ज़रिए होते हुए किधर चले जाएगी जी, यूरेनरी। हमने यूरेनरी सिस्टम में इसको डिस्कस किया था, ब्लैडर में, और यहाँ से यूरिथ्रा के ज़रिए क्या हो जाएगी, यूरिनेट हो जाएगी। तो इस तरह हमारे बॉडी से किडनी बहुत बड़ी मकदार में मेटाबॉलिक वेस्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट को ये क्या करता है, रिमूव करता है, और होम्योस्टेसिस यानी एक्सक्रीशन में इंतहाई इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है। तो आज हमने होम्योस्टेसिस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, यूरिन फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, और इसके 3 स्टेप्स हमने डिटेल से देखे। प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है, ये कहाँ पे होता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस देखा, फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन हमने देखी कि जब रीनल ट्यूब्यूल्स में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पास होता है तो उस दौरान इर्द गिर्द के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनसे बहुत सारी नाइट्रोजनस वेस्ट और हार्मफुल जो सब्सटेंसेस होती हैं वो दोबारा से रीनल ट्यूब्यूल्स में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर शामिल हो जाती हैं, और एट द एंड यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जो वो कीमती रिक्वायरमेंट की, बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए नेसेसरी जो चीज़ें वो रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, और बाकी जो चीज़ बचती है वो यूरिन कहलाती है। एक छोटा सा टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, वो है जी रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में किडनी का क्या रोल है? तो अभी आपको मैंने रीनल ट्यूब्यूल में बताया कि जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं ये क्या काम करती हैं जी, ऑस्मो रेगुलेशन। कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं? थ्रू सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। थ्रू सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मीन्स ये क्या करती हैं, बॉडी जो फ्लूइड्स होते हैं इंक्लूडिंग ब्लड, ये उनके अंदर सॉल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को हमेशा मेंटेन रखती हैं। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसके जो फ्लूइड्स होते हैं इंक्लूडिंग जो हमारा ब्लड है, 5 to 6 लीटर ब्लड हर ह्यूमन्स के अंदर होता है। अब इस ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन रखना ये किसका काम है जी, किडनी का काम है। तो अगर हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर, बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग ब्लड में वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं जी, मोर वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं ताकि वाटर का बैलेंस जो है वो क्या हो सके, बरकरार रह सके। अब जब ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो इंतहाई क्या होगा जी, कंसंट्रेटेड और वेरी लेस वॉल्यूम में हमारे पास क्या बनेगा, यूरिन बनेगा, क्योंकि यूरिन का जो मेजर पार्ट है वो वाटर होता है। तो जब हमारे बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग ब्लड में वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो फिर हमारे जो किडनी होते हैं ये कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से मैक्सिमम वाटर को क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि ये जो रीअब्जॉर्प्शन होती है सिलेक्टिव होती है, मींस डिपेंड अपॉन द
कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स एंड सॉल्वेंट इन द बॉडी फ्लूइड्स। तो अभी मैंने आपको क्या मिसाल दी है कि फॉर एग्जांपल हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं इनके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी तो किडनी की जो रीनल ट्यूब्यूल्स होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा परमिएबल हो जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रिटेन किया जाए और रीअब्जॉर्ब किया जाए इनटू ब्लड वेसल, सो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड इज़ मेंटेन, ताकि हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर पानी की जो एक ख़ास मकदार है या इन बॉडी फ्लूइड का जो एक ख़ास वॉल्यूम है उसको बरकरार रखा जा सके। ठीक है, दूसरी कंडीशन कौन सी है? इस कंडीशन में क्या होगा, किडनी जो होगा उसकी जो रीनल ट्यूब्यूल्स होंगी वो क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को क्या करेंगी, रिटेन करेंगी या रीअब्जॉर्ब करेंगी, और इससे होगा क्या, जो यूरिन होगा वो बहुत थोड़ी मकदार में होगा और बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, उसके अंदर नाइट्रोजनस गैस और साल्ट्स की जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाएगी और वाटर की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। थोड़ा वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन को एक्सक्रीट करके हमारे किडनी हमारे बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या है कि जब हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो फिर किडनी क्या करता है, फिर किडनी कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करता है। अब देखो बॉडी फ्लूइड के एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, मींस कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज़ देयर, हाउ मच अमाउंट ऑफ अदर फ्लूइड्स इज़ देयर। तो एक ख़ास स्पेसिफिक क्या होता है इसका कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। तो जो ही वाटर के बॉडी फ्लूइड इंक्लूडिंग ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, अब किडनी कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करता है, मींस द ऑस्मो रेगुलेटरी या होम्योस्टैटिक बैलेंस इज डिस्टर्ब हो गया, वाटर मोर है, सॉल्यूट कम है, ऑस्मो रेगुलेटरी या होम्योस्टैटिक बैलेंस नहीं रहा, तो अब जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से जो बहुत थोड़ी मकदार में वाटर को रिटेन करते हैं, मैक्सिमम मकदार में जो लोब ऑफ हेनले होता है वो किसको रिटेन करता है, साल्ट्स को रिटेन करता है, ताकि इन बॉडी फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक जो बैलेंस है, जो ऑस्मो रेगुलेटरी बैलेंस है उसको बरकरार रखा जा सके। तो इस हालत में क्या होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है, और वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं जी, रिटेन होते हैं। अब होता क्या है कि साल्ट्स कम एक्सक्रीट होते हैं और वाटर ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, तो इस हालत में गुर्दे जो हैं वो कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, किडनी जो होते हैं, सेकंड जो कंडीशन के जब हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो इस कंडीशन में जो किडनी की जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं वो कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, ठीक है, ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं दे रीएब्जॉर्ब a very small amount of water or they absorb a very large amount of salts। तो इससे होता क्या है कि हमारे पास डाइल्यूट यूरिन बनता है और उसका वॉल्यूम जो होता है बहुत वेरी लार्ज। ज़ाहिर है जितना ज़्यादा वाटर होगा उतने ही ज़्यादा मकदार में यूरिन बनेगा, और इस कंडीशन में जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो किडनी कैसे उसको बैलेंस करेगा, किडनी एक तो डाइल्यूट यूरिन बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट को रीअब्जॉर्ब करेगा, और दूसरा इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी बहुत बड़ा वॉल्यूम होगा, ताकि जितना भी जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बॉडी से क्या कर सके, रिमूव किया जा सके। तो इस तरह किडनी जो है वो क्या करता है जी, हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं इंक्लूडिंग जो ब्लड है और बाकी जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है बाय अभी रिपीट करता हूँ मैं, अगर हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर की कमी हो, साल्ट ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये कैसे इसको मेंटेन रखता है, जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं जहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन होती है
वो क्या हो जाती हैं जी, वाटर के लिए परमिएबल हो जाती हैं। मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, ब्लड वेसल में शामिल होता है, यूँ बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को बरकरार रखा जाता है। इस सूरत में होगा क्या कि मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, अब यूरिन जो होगा उसके अंदर साल्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा हो जाएंगे, वाटर कम हो जाएगा, तो बड़ी छोटी बहुत थोड़ी मकदार में कंसनट्रेटेड यूरिन को एक्सक्रीट करके किडनी ऑस्मो रेगुलेशन करता है। दूसरा जो कंडीशन है कि अगर हमारे बॉडी फ्लूइड्स में वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो क्या होता है कि यही जो किडनी की जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं ये इम्परमिएबल बन जाती हैं वाटर के लिए, और ये कम से कम पानी को रीअब्जॉर्ब करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब इससे होता क्या है कि जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता तो पहली बात क्या है कि एक बहुत बड़ी मकदार में हमारे पास क्या बनता है जी, यूरिन बनता है, और साल्ट्स के ज़्यादा एब्जॉर्ब होने की वजह से इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो भी कम होती है, यानी ये डाइल्यूट यूरिन और बड़ी मकदार में यूरिन को एक्सक्रीट करके हमारे बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को बरकरार रखता है, यानी ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो था, एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट, दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़े हैं। ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है कि यूरिन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन के जो स्टेप्स हैं वो हमने देखे, और दूसरा हमने देखा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ किडनी इन मेंटेनिंग द solute and solvent balance of body fluid, या in other word you can say that what is the role of kidney in osmoregulation, या how kidneys play their role in maintaining the specific volume of body fluids. So that is all about today lecture. इंशाल्लाह to next section में हम किडनी स्टोन या किडनी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आई शिल सेटिस्फाई यू। थैंक यू सो मच।